गुड इवनिंग दोस्तों। वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। चैनल आपका फेवरेट डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, आज एक पर्सपेक्टिव पर बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि ट्रंप की जो इकोनॉमिक्स है, जो ट्रेड इकोनॉमिक्स है, उसका आउटकम क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा, दुनिया के लिए रिजल्ट क्या रहा, अमेरिकन लोगों के लिए रिजल्ट क्या रहा, लोगों में कितना आक्रोश है, कितना रोष है, कितना गुस्सा है, अमेरिका के लोगों पर जो बोझ पड़ा है वो कितना है, और क्या वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में ये सोचते हैं कि ये बेहतर हुई है या वर्स्ट हुई है। इनके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो आप सबका स्वागत, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। ये पर्सपेक्टिव अपने आप में एक स्पेशल है, स्पेशल कई मायनों के अंदर देखा जाए तो, क्योंकि दिसंबर खत्म हो गया, नया साल आ गया, 2026 सामने खड़ा है, ले दे के मुश्किल से एक हफ्ता बाकी है। लेकिन जो सेंटिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, जो इमोशंस निकल के आ रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उसके बारे में अल्टीमेट जो डिसीजन मेकर है वो कौन है? वो जनता है। यानी कि जनता क्या कहती है। अभी जो कुछ चुनाव हुए थे अमेरिका में थोड़े बहुत, और वहाँ पर डेमोक्रेट्स को काफ़ी बड़ी डिफीट का सामना करना पड़ा। इवन न्यूयॉर्क के जो मेयर के इलेक्शंस थे उसमें भी खास तौर से ममदानी की जीत की वजह से जो रिपब्लिकन्स हैं उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव सेंटीमेंट है अमेरिकन लोगों के अंदर, यहाँ पहले तो अमेरिकन लोगों की बात करें, दुनिया में तो जो नेगेटिव सेंटीमेंट है ही सो है ही, वो कितना डीप है इस टाइम, वो कितना लोगों को आक्रोशित कर रहा है, कितना लोगों में गुस्सा भर रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, इतना डीप डिससेटिस्फैक्शन जो है यूएस पॉपुलेशन के अंदर वो क्यों है अल्टीमेटली। देखिए, उसको हम दो तीन चीज़ों के पॉइंट्स के अंदर ले सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है कि एक वाइड स्प्रेड पेसिमिज्म है लोगों के अंदर। जी हाँ, वाइड स्प्रेड, लार्ज स्केल पे पेसिमिज्म है, यानी कि निराशावाद है। दिसंबर 2025 में एक गैलप पोल होता है, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, गैलप पोल होता है, और उसमें पाया जाता है कि 68% अमेरिकन्स, जी हां 68% अमेरिकन्स इस बात में विश्वास करते हैं कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है और ये बद से बदतर होती चली जा रही है। ये मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इससे लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। सिर्फ 21% लोगों ने कहा कि सिचुएशन जो है काफी अच्छी है, सिर्फ 21%। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या 47% की एक और पोल के अंदर था जो कहते हैं कि सिचुएशन बहुत पुअर है, और ये हाईएस्ट लेवल पे पुअर हो गई है 2024 के बाद में। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक आईना है कि अमेरिका को समझना चाहिए। लेकिन क्या ट्रंप साहब सुनने को तैयार हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार ऐसा होता है कि इंसान 4 साल के लिए आता है और पूरी कमाई हुई दौलत को बर्बाद करके चला जाता है, और उसे इस बात की परवाह नहीं कि उसने अपने बुलडोज़र के नीचे या बुलडोज़र जैसे डिसीजंस के नीचे कितने लोगों की, जनता की भावनाओं को कुचल कर मार डाला, उनके प्रोस्पेक्ट्स, उनके ड्रीम्स को कुचल दिया। यही अमेरिका में हुआ। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को देखें तो उसके अंदर ह्यूज ड्रॉप आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स आता है, जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स आता है। ये गिरकर 53.6% हो गया था अक्टूबर के अंदर, और 2024 के अंदर ये कॉन्फिडेंस जो था ये 70.5% था। यानी कि वहाँ से करीब करीब आप समझो तो 17 पॉइंट का गिरावट आता है। और ये अक्टूबर का भी हम वेट करेंगे। अगर दिसंबर के आसपास एक और अगर कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स आता है तो वो हमको बताएगा कि अल्टीमेटली अमेरिका के अंदर जो कंडीशंस इमर्ज हो रही हैं वो बहुत वॉलेटाइल हैं, बहुत अनहैप्पी किस्म की कंडीशन है। पॉलिटिकल फॉलआउट तो बहुत बुरा है। पॉलिटिकल फॉलआउट का मतलब है कि अल्टीमेटली राजनीतिक क्षेत्र में आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, आप अपने निर्णय की वजह से लोगों के अंदर सहानुभूति बटोर रहे हैं, समर्थन बटोर रहे हैं या आलोचना बटोर रहे हैं। लेकिन यहां पर हुआ है कि जो सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए हैं लेट 2025 के अंदर, जो भी उनके छोटे मोटे इलेक्शंस वहां पर थे,
ये वोटर्स का जो डीपर एंग्जाइटी है, जो निराशाएं हैं उनकी, वो उसके अंदर जाहिर हो रही हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है, जो ममदानी भी कहा करते थे कि एक नॉर्मल अगर कहा जाए, जिसको क्या कहते हैं कि मिडिल क्लास व्यक्ति, तो मिडिल क्लास व्यक्ति तो आज इस काबिल ही नहीं है कि वो न्यूयॉर्क में रह सके। अब आप सोचिए कि अमेरिका में एक नॉर्मल जो पर कैपिटा इनकम है $90,000 है, यानी कि आप करीब करीब 7-8 हज़ार, 9 हज़ार या $10,000 एक महीने का कमाते हैं। और न्यूयॉर्क में एक छोटा सा घर जो कि 2 बेडरूम हॉल है, जो कि 700-800 स्क्वायर फीट का है, उसका जो किराया है वो $10,000 से $15,000 का है। तो वो आदमी रहेगा क्या, खाएगा क्या, पिएगा क्या, गुजारा कैसे करेगा? तो न्यूयॉर्क इतना महंगा शहर है कि आपको वहां रहने के लिए कम से कम $30-40 हज़ार होंगे। आप $20,000 दोगे तब आपको एक ढंग का, एक रीजनेबल हाउस पर मंथ के रेंट पर मिल सकता है। और ये बहुत बड़ी फाइट थी जो ममदानी ने की है कि जो रेंट इतने ऊपर चले गए कि दिस इज नॉट अ सिटी फॉर मिडिल क्लास। और अमेरिका अगर मिडिल क्लास का कंट्री है, सपनों का कंट्री है, अगर उनके लोग न्यूयॉर्क के अंदर नहीं रह सकते हैं तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली लोग दूर दराज के फिर 100-100 किलोमीटर के सबर में जाएंगे, जहाँ कम से कम उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो कंट्रोल हो सके। ये फ्रस्ट्रेशन सारी की सारी उनका जो वोट बैंक है उसके अंदर झलक रही है। यानी कि पब्लिक सेंटीमेंट जो है इस समय, जो इमोशंस हैं, वो इस समय बहुत नीचे की ओर जा रहे हैं। पॉलिटिकल फॉलोआउट बहुत बड़ा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में ड्रॉप आया है, और पेसिमिज्म यानी कि निराशावाद ट्रंप को लेकर बहुत बड़ी है। इसके बाद एक और अगर बड़ा इकोनॉमिक पैरामीटर लें कि चुनौतियां क्या हैं उनके सामने जो निकल कर आई हैं, वो चुनौतियां बेसिकली ये थी कि जो इन्फ्लेशन है उनका, महंगाई कम नहीं हो रही है। अभी भी 3% के आसपास उनकी महंगाई चल रही है, जबकि अमेरिका ये 3-4-5% की महंगाई के नाम से जाना नहीं जाता था कभी। लेकिन यहां पर उस महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी है। अब जो बिजनेसेस हैं सारे के सारे, या बिजनेस हाउस हैं, वो जो भी उनकी राइजिंग कॉस्ट हैं, इन्फ्लेशन की वजह से हों या फिर टैरिफ की वजह से हों, वो सारी की सारी पास ऑन हो रही है कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर के ऊपर जो बोझ बढ़ा है वो कितना है? एस्टीमेट सजेस्ट the tariff could cost the average American family an additional $3,800 annually। और प्लस अगर इन्फ्लेशन को जोड़ दो तो ये आप सोच सकते हो कि $4-4.5 पर ईयर का इनकम उनका मतलब ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। आप इसको ये कह सकते हो कि $300 से $400 के बीच में हर फैमिली का खर्चा हर महीने बढ़ गया है। अब $300 से $400 बड़ी चीज़ है वहाँ पर, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 6-7 हज़ार, $8,000 है, जो नॉर्मल इतनी होती है वहाँ पर, और 6-7 हज़ार डॉलर में आपको काम करना है, और आपका मंथली खर्चा टैरिफ की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से अगर $400 बढ़ जाता है, तो आप सेव कहाँ से करेंगे पैसे? अब क्या कर पाएंगे? ये चीज़ जो राइजिंग इन्फ्लेशन और टैरिफ का इम्पैक्ट है, ये अमेरिकन नागरिकों को परेशान कर रहा है। लेबर मार्केट स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो था अभी लेट 2025 में 4.6% था। ये पिछले 4 साल में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना हाई कभी नहीं रहा, जो वहाँ पे एक तरह से कहा जाए शॉकिंग है। तो जॉब ग्रोथ जो है एकदम एनेमिक है, यानी कि हो ही नहीं रही है। जैसे कि अगस्त के महीने में सिर्फ 22,000 जॉब्स ऐड हुए अमेरिका में, सिर्फ 22,000, वेल बिलो द 1 लाख लेवल नीडेड टू कीप पेस विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। कम से कम 1 लाख जॉब्स आपको, क्वालिटी जॉब्स आपको हर महीने चाहिए। पैदा कितने हुए? 22,000। तो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस जो है बहुत बड़ा हो गया है कि आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ को चलाएंगे कैसे अमेरिका में। देखिए, हाउसिंग, 73% ऑफ अमेरिकन्स रिपोर्ट इट हैज़ बिकम हार्डर टू बाई ए होम। अब पैसे नहीं बचेंगे तो घर कहाँ से खरीदेंगे? हेल्थ केयर, इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर सेट टू राइज फॉर 22 मिलियन फैमिलीज एज सब्सिडीज एक्सपायर एट द ईयर एंड। अब 2,20,00,000 परिवारों की जो हेल्थ प्रीमियम है वो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो सब्सिडी देनी थी हेल्थ की वो अब ईयर एंड में ख़त्म हो जाएगी। और जो बेसिक नीड्स हैं, रफली 60% ऑफ पीपल फील द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ वर्सन सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025। यानी कि हालात जो है उनके काफ़ी ख़राब हो गए हैं। अब इसके अलावा एक और इम्पैक्ट आया, बीच में आपने देखा कि लंबा शटडाउन हुआ है अमेरिका के अंदर। उस शटडाउन ने लोगों को परेशान किया, क्योंकि जितने भी सो कॉल्ड जिन्होंने टेंडर वगैरह भरे थे, गवर्नमेंट के काम करते थे, या बाकी बहुत सारे जो
अरबों डॉलर के काम होते थे, उनकी पेमेंट रुक गई सबकी सब। अब अमेरिका जैसे देश में अगर 40-50 दिन अगर आपकी पेमेंट रुक जाती है तो आप सोचिए पूरी की पूरी इकॉनमी जो है फंबल हो जाती है। इवन आर्म फोर्सेस के जो लोग थे, मिलिट्री के लोग थे, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। तो किस लेवल का डीमोटिवेशन आया होगा, डिससेटिस्फैक्शन आया होगा। तो ये जो हिस्टोरिक गवर्नमेंट शटडाउन था, इसने दरअसल एक निराशा पैदा की है। और अभी भी ये जो टेम्परेरी इसके अंदर रिलीफ दिया है, फरवरी मार्च तक का रिलीफ है, इससे ऊपर नहीं है अभी भी। उसके बाद फिर से आपको सेनेट में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना पड़ेगा और पास करवाना पड़ेगा आपको बिल। ये आपको टेम्परेरी रिलीफ मिला अभी वहाँ से। अब इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि अभी जो अमेरिका की सिचुएशन है ना, बड़ी अनसर्टेन है, ये केओटिक सिचुएशन है, ये अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल। इट हैज कॉज्ड ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू बिकम वेरी ऑफ यूएस डॉलर। यहां से उसका असर जो आता है वो यूएस डॉलर पे आना शुरू होता है, और यूएस डॉलर वो अपने इंडेक्स पे कमज़ोर हुआ है। हालांकि भारत का रुपया उसके मुकाबले और कमज़ोर हो गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बाकी सारी करेंसी तो डॉलर के मुकाबले ऊपर गई है ना, सिर्फ भारत का रुपया ही तो गिरा है ना। तो हमारी इक्वेशन अलग थी उसमें। लेकिन अमेरिकन डॉलर के प्रति भी लोगों का विश्वास कम होता नजर आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मैं ये समझ के चलता हूँ कि जो इस टाइम निराशाजनक है। दुनिया में तो हमारे ऊपर तो इम्पैक्ट हुआ ही है, हमारे एक्सपोर्ट रुके हैं, हमारे क्या कहते हैं कि इसके अलावा हमारे जो बाकी जो छात्र वहाँ जाया करते थे उनके नुकसान हुए हैं। जो वहाँ पर H1B वीज़ा पे काम करते थे वापस आ गए तो उनके सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग करके उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। यूरोप को, जापान को, कोरिया को मजबूर किया जा रहा है ऐसी डील्स के लिए जो उनके हक में नहीं है। उनके जनता में उसकी वजह से रोष है कि वो अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अमेरिकन गुड्स पे 0% ड्यूटी लगाएंगे, जबकि अमेरिका उनके गुड्स के ऊपर 10%, 15%, 20% ड्यूटी मारेगी। तो इतना अनइवन, अनइक्वल और इतना बाइस्ड स्ट्रक्चर जो दुनिया का है वो हमने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से यूरोप के अंदर हो, जापान में हो, कोरिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ब्रिटेन में हो, अन्य देशों में जो रिसेंटमेंट है, जो लोगों में आक्रोश है, सरकारों में जो गुस्सा है, वो हद से ज़्यादा है। क्योंकि वो ओपनली अमेरिका से डील नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी में उन्हें हाँ करना पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है जो ट्रेड के अंदर, उसने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। लेकिन इसमें से एक नया निज़ाम भी निकल के आ रहा है कि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या हस्ती है? ज़ीरो। कौन उसकी सुनता है? आप अपने ग्रीवेंसेस लेके चले जाएंगे और अगर कोई ऑर्डर पास कर भी देगा WTO, इस बात की क्या गारंटी है कि ट्रंप साहब उसको उठा के कचरे की टोकरी में नहीं फेंक देंगे, जैसे कि क्लाइमेट फंडिंग को फेंक दिया, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फेंक दिया, जैसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि ये तो इस लायक ही नहीं कि ये रहे यहाँ पर। तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत निराशा की ओर लेके जा रही हैं। अब जो ट्रंप प्रशासन के कारण जो उनकी अपने अंदर के लोग हैं, बाकी की तो बात जो हो रही है, वो कहते हैं हमारी तो प्रॉब्लम, हमारी एंग्जाइटीज़ वर्स हो गई हैं, और ज़्यादा बुरी हो गई हैं, और हम कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी जो है वो इस टाइम नर्क जैसी हो गई है। ऑलमोस्ट 39 कंट्रीज़ के क्या कहते हैं वीज़ाज कैंसिल कर दिए गए कि 39 कंट्री के लोग अमेरिका नहीं आ सकते। तो दुनिया के 20% देशों को कह दिया गया कि आपकी अमेरिका में एंट्री अलाउड नहीं है। ये हमने चीज़ कभी सुनी नहीं थी पहले। इस लेवल का एक केओस है वो कभी नहीं देखे थे। इस लेवल का एक स्वीपिंग चेंजेस और जो ऑर्डर्स हैं जो कि एब्सर्ड हैं, वो हमने कभी नहीं देखे कि अब दुनिया के 20% मुल्कों से कहे कि आपके लोग मेरे देश में ना आए। ऐसा कभी होता है क्या? ये पागलपंथी है। इस पागलपंथी के अलावा कुछ नहीं है, और ये पागलपंथी का नाम ही डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन चूंकि अब वो बड़ा राजा है इस दुनिया का, तो बोलेगा कौन आखिरकार? कौन बात करेगा इसके बारे में? बोलने की हिम्मत किसी की पड़ती नहीं। जो बोलता है उसको सुनना पड़ता है। इंडिया कुछ बोला तो इंडिया को सुनना पड़ गया, तेल नहीं लिया तो सुनना पड़ गया 50%। ब्राज़ील कुछ बोला तो उसको आगे से 50% का टैरिफ लग गया। तो ये जो हमारा पर्सपेक्टिव था, ये सिर्फ बेसिकली आप तक इस बात को पहुंचाने का था कि ट्रंप की बेवकूफ़ियाँ या ट्रंप की जो एक किस्म से तुगलकी फरमान है,
उसका दुनिया के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हमने एक छोटी सी उसकी पेशकश की है, कोई बहुत बड़ी पेशकश नहीं है। एक नटशेल में 2025 खत्म होने से पहले हमने पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश किया। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में ही। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।